साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ एक खास विषय पर चर्चा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में हर वर्ष निःशुल्क शिक्षा हेतु प्राइवेट स्कूल के आरटी के फॉर्म भरे जाते हैं। उसकी संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहें। वीडियो पसंद आई तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर ज़रूर करें। जैसा कि आपको मालूम है, निःशुल्क शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में जो भी आरटी के तहत रजिस्टर्ड है, उनमें सरकार के माध्यम से अनुदान दिया जाता है, जिसके तहत जो भी गरीब बालक बालिकाएं हैं वो इन प्राइवेट स्कूल में आवेदन करके निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी स्कूल का सिस्टम तो आपको मालूम है, और प्राइवेट स्कूल का सिस्टम आरटी के माध्यम से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो हर बार ये आवेदन फरवरी मार्च के आसपास जो है माह में शुरू होते हैं। तो अभी जैसा कि राजस्थान के अंदर अप्रैल चल रहा है, अप्रैल 2024, तो आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं और आवेदन की अंतिम तिथि फिलहाल 21 अप्रैल है। आगे बढ़ भी सकती है, तो जैसे तिथि बढ़ेगी तो हम आपको इसकी अपडेट हमारे चैनल और हमारे फेसबुक अकाउंट के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो पे बने रहें। दोस्तों, हर बार की तरह जो आरटी के आवेदन शुरू होते हैं उसमें मौजूदा सरकार अपने अनुसार कुछ ना कुछ नया परिवर्तन करती रहती है। इस बार भी कुछ परिवर्तन इस आरटी की विज्ञप्ति में किए गए हैं, क्योंकि कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि पुराने सिस्टम के अनुसार ही आवेदन भरे जाएंगे। तो वो लोग अपनी तैयारी नए तरीके से नहीं करते, पुराने तरीके से ही अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा के रख लेते हैं, और भी कई जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है वो बना के रख लेते हैं। लेकिन कभी कभी सरकार के नियमों के कारण उनका एडमिशन रह जाता है, वो फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं, जैसा कि इस बार कई लोगों के साथ हो रहा है। हमारे सेंटर में भी कई लोग आए, उनका फॉर्म नहीं भर पाया। उसके क्या कारण है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो मुख्य कारण रहता है, पहले क्या होता था कि पिछले वर्ष की मैं आपको बात बता दूं। पिछले वर्ष PP3 और फर्स्ट क्लास में एडमिशन शुरू हुए थे, और PP1, PP2, PP3 हर बार इसी माध्यम से इन्हीं कक्षाओं के अंदर, जिसे हम LKG, UKG और नर्सरी और फर्स्ट प्रेप कह सकते हैं। और इस बार हुआ यह है कि सिर्फ फर्स्ट प्रेप यानी कि नर्सरी और पहली क्लास के अंदर, पहली क्लास के लिए ही आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और एज को लेके भी इस बार काफ़ी बदलाव कर दिया गया है। वो बदलाव ये है कि जिन भी बालक बालिकाओं की आयु 3 से 4 साल के बीच है और जिनकी आयु 6 साल से 7 साल के बीच है, वही फॉर्म भरने के योग्य है। यानी कि अगर आप प्रेप में एडमिशन लेना चाहते हैं, यदि आपके बच्चे की आयु 3 से 4 साल है, तो ही आप प्रेप के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि अगर आपके बच्चे की आयु 5 वर्ष है तो वो PP3 यानी कि नर्सरी के लिए भर सकता था। 4 साल का है तो वो PP4 यानी UKG के लिए भर सकता था। PP3 यानी कि अगर वो 3 साल का है तो वो LKG के लिए फॉर्म भर सकता था। लेकिन सरकार इसको बोझ समझ रही है, या प्राइवेट स्कूल इसको बोझ समझ रहे हैं। अब ये परिवर्तन किया गया है कि सरकार ने बहुत सारे लोगों को एक तरीके से निपटा दिया है। काफ़ी सारे लोग जो पिछले वर्ष वंचित रह गए थे, जिनके एडमिशन नहीं हो पाए थे, उन लोगों ने उम्मीद रखी थी कि इस बार वो अपने बच्चे का आरटी के तहत फॉर्म भर के एडमिशन करवा लेगा। लेकिन जब उन्होंने पोर्टल पर आवेदन करने की कोशिश की तो उनकी डेट ऑफ बर्थ जब उन्होंने डाली तो उसके तहत उन्होंने बता दिया कि इनका एडमिशन नहीं होगा, ये आवेदन नहीं कर सकते। अब 3 से 4 साल और 6 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा ही इसमें आवेदन कर सकता है। अब कई लोग पूछते हैं कि सर, मेरा बच्चा अभी जो है 4 साल का होने वाला है। तो मैं बता दूं दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका बच्चा 4 साल होने में 1 महीना भी कम है ना अप्रैल के अंदर, तो उसको अप्रैल से काउंट मत कीजिए। उसकी आयु की गणना आप 31 जुलाई 2024 से कीजिए, क्योंकि आयु की गणना 31 जुलाई 2024 से ही की जा रही है। इसीलिए कई लोग इसमें वंचित हो चुके हैं। अगर आपको
आयु की गणना चेक करनी है तो आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर में अपने बच्ची की डेट ऑफ बर्थ और 31 जुलाई 2024 डाल के उसकी आयु की गणना कर सकते हैं। वहाँ पे एग्जैक्ट आपको पता लग जाएगा कि आप भरने के योग्य है या नहीं है, या फिर आरटी के पोर्टल पे जाके भी आप इसका आवेदन चेक कर सकते हैं। ये हुई एज से संबंधित बात। अब हम बात कर लेते हैं कि आरटी के तहत क्या क्या स्कीम हमें मिलती है। आरटी के तहत पहली बात, जो शिक्षा का अधिकार है उसके तहत पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक यानी कि 12वीं कक्षा तक सरकार हमारी पढ़ाई का खर्चा वहन करती है। प्राइवेट स्कूल के अंदर हमारी सिर्फ किताबें वगैरह का ही खर्च होता है, बाकी शिक्षा हमें स्कूल के माध्यम से निःशुल्क दी जाती है। तो ये इसका क्राइटेरिया है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ कि कोई मान लीजिए 2.5 लाख से ऊपर की आय वाला है, जैसे किसी की सालाना इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो वो नहीं भर सकता है इसके अंदर। सिर्फ 2.5 लाख से नीचे के जो परिवार गण है वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिसे हम दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित, या फिर जो अनाथ परिवार के होते हैं, विधवा, बीपीएल, इन लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। पिछले 3-4 साल पहले इसके अंदर 15 स्कूल सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया था, लेकिन अभी जो है सिर्फ 5 स्कूल का ही ऑप्शन दिया गया है, वो भी हमारे आसपास के वार्ड के या फिर हमारे खुद के वार्ड के। कई लोगों का सवाल होता है कि सर हमारे वार्ड में स्कूल ही नहीं है तो हम क्या करें। तो आप ये कर सकते हैं कि आसपास के जो भी आपके वार्ड है आप वहाँ से सिलेक्ट करके भर सकते हैं, और कोई अन्य वार्ड भी हो तो वहाँ से भी उनका भर सकते हैं। बाकी स्कूल उसको अनुमति दे या न दे वो स्कूल पे डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। टाइम टेबल से पहले मैं आपको दस्तावेज का स्पष्ट कर देता हूँ। दस्तावेज इसमें क्या क्या लगने वाले हैं। जैसा कि मैं ये लिस्ट देख पा रहा हूँ, मेरे पास पूरी विज्ञप्ति है इसकी, 24 पेज की विज्ञप्ति है जिसके अंदर आरटी से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई है। यदि वीडियो में मुझसे कुछ छूट जाता है तो आप मेरे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आरटी के पोर्टल से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले हमें बच्चे का एक फोटो चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड, यानी बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए। यदि आधार कार्ड नहीं है तो उसकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है, जब आप आधार सेंटर पर उसका आधार बनवाने जाते हैं तो एक रसीद दी जाती है, उस रसीद के माध्यम से भी आप आरटी का फॉर्म भर सकते हैं। उसमें इनरोलमेंट संख्या होती है, जैसे कि ये रसीद मेरे हाथ में है, ये इस टाइप की रसीद होती है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं सर मेरे बच्चे का आधार कार्ड बनने में टाइम लगेगा, तो वो रसीद इनरोलमेंट करा के सिर्फ वो पर्ची से आवेदन कर सकता है। दूसरा, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। अब कई लोगों का सवाल होता है सर मेरे पास बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, मैंने नहीं बनवाया अभी तक। तो इसके लिए स्पष्ट किया गया है विज्ञप्ति के अंदर, यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप जो है बच्चे का डिस्चार्ज कार्ड से भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जो है डिस्चार्ज कार्ड से भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जब आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा तो उस समय आपको वो देना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा आपको अपडेट देता हूँ। हाँ देखिए, निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत, यानी कि बच्चे का जो मेन मसला है क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया को लेकर मेन मसला है इसके अंदर। तो प्रवेश के लिए आयु के समय सबूत के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में के यानी कि अस्पताल या सहायक नर्स या दाई ANM रजिस्टर्ड अभिलेख, कोई इनका रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर भी आप इसमें स्कैन करके लगा सकते हैं। आंगनबाड़ी अभिलेख, जिसे हम डिस्चार्ज कार्ड भी कहते हैं, जो अस्पताल से मिलता है ना, उसको भी हम लगा सकते हैं, या फिर आधार कार्ड। उसमें से कोई भी एक दस्तावेज निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए मान्य होगा तथा दस्तावेज पर अंकित बालक की जन्म तिथि को ही अंतिम माना जाएगा। इनमें से जैसे कि मान लीजिए आपने इस समय आवेदन करते समय कुछ जन्म प्रमाण पत्र लगा दिया, उसमें आयु डिफरेंट है, और वर्तमान बाद में आप कुछ और लगा रहे हो, तो जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया उसी को अंतिम माना जाएगा और उसी के आधार पर एडमिशन किया जाएगा।
परंतु प्रवेश के उपरांत भौतिक सत्यापन से पूर्व बालक का जन्म प्रमाण पत्र बनवा के विद्यालय में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश उपरांत जन्म तिथि में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये लाइन नोट करने की है, इसमें ये लिखा गया है कि यदि आपके पास आवेदन के समय ये जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो आप फिलहाल उसको डिस्चार्ज कार्ड या फिर आधार कार्ड लगा के आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जब भौतिक सत्यापन होगा, जब आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन स्कूल के माध्यम से और आरटीआई डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाएगा तो आपको जन्म प्रमाण पत्र देना जरूरी है ना। ठीक है, दूसरी चीज अब ये आपका हो गया। दूसरी चीज, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं माता पिता का आधार कार्ड। माता पिता का आधार कार्ड इसमें जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र, यानी कि हमारे लोगों में SC, ST, OBC ये लोग होते हैं। तीन तरह की जाति होती है, एक MBC भी होता है। तो इनके अंदर जाति प्रमाण पत्र अगर वो इस कैटेगरी में भरना चाहते हैं तो वो जाति प्रमाण पत्र देना होता है। अब जाति प्रमाण पत्र भी वो लोग पूछते हैं कि घर में से किसी का भी लगा दे क्या, ऐसा नहीं होता। आप पिता का या फिर बच्चे का लगा सकते हैं। यदि मान लीजिए इन दोनों का ही नहीं है तो आप आवेदन कीजिए। आवेदन करने के 10 से 15 दिन में जाति प्रमाण पत्र बन जाता है। आप हमारे सेंटर में भी कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अलग से हमने वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और जाति प्रमाण पत्र के लिए डॉक्यूमेंट्स भी हमने बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र अगर आप इन SC, ST, OBC या फिर MBC कैटेगरी से भरना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र जरूर लगाना होगा आपको। या फिर जनरल में आप भर सकते हैं। जनरल के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, तो आप जनरल से भी भर सकते हैं। अब मूल निवास प्रमाण पत्र। अब देखिए, मूल निवास प्रमाण पत्र तो राजस्थान के मूल निवासी का बनता है। कोई बाहर से उत्तर प्रदेश से आके राजस्थान में भरना चाहे तो वो नहीं भर सकता, क्योंकि उसको राजस्थान का मूल निवासी नहीं है। अब आप कई लोग बोलते हैं सर मेरा मूल निवास नहीं है, तो मूल निवास में भी ज़्यादा समय नहीं लगता। 10 से 12 दिन में मूल निवास बनकर आ जाता है। अभी तो 7 से 7-8 दिन में मूल निवास बनकर आ रहा है, तो आप इन मित्र पर आवेदन कर सकते हैं मूल निवास के लिए। और निवास के लिए आप दस्तावेज में राशन कार्ड, आधार कार्ड ये लगा भी सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। अगर आपके पास अभी मूल निवास नहीं तो परमिट में आप ये राशन कार्ड या आधार कार्ड ये लगा के फॉर्म भरवा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बाद में जब आ जाए तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। अब ये हमने बात कर ली एक आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र में मैं आपको बता दूं, पिछली बार एक पेज का शपथ पत्र था जिसको हम 2 गवाहों के साइन करवा के और नोटरी पब्लिक करवा के उसको लगा दिए करते थे। लेकिन इस बार आरटी डिपार्टमेंट की तरफ से 4 पेज वाला रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी राजस्व विभाग के द्वारा जारी प्रारूप पेश किया गया है। वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी नज़दीकी मित्र से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप हमारे सेंटर से भी आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसमें होता क्या है कि कई स्कूल वाले 50 वाले स्टाम्प पर मांगते हैं, तो कई बिना स्टाम्प के भी आय प्रमाण पत्र एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन पॉसिबल यही होना चाहिए कि आप इसको स्टाम्प पे बनवाएं, 50 वाले स्टाम्प पे नोटरी पब्लिक करवाएं, 2 उत्तरदायी सरकारी गवाहों के साइन करवाएं। सरकारी गवाहों में नगर निगम सदस्य, MP, MLA, कोई भी गजेटेड ऑफिसर हो सकता है, तो इनके साइन और मोहर आप लगवा लें और नोटरी पब्लिक करवा लें। ये आय प्रमाण पत्र आपका बन गया। 2.5 लाख से इनकम कम होनी चाहिए। कई लोग तो 36,000 रुपये इनकम लिखवा देते हैं। 36,000 की इनकम वाला क्या सरकार उसको यकीन करेगी कि 36,000 में उसका खर्चा चल रहा है? 100 रुपये रोज थोड़ी ना कोई खर्चा चलता है। 100 रुपये का तो आजकल पानी आ जाता है। सिर्फ आप लोग चाय, दूध, रोटी सब खाते हैं, तो 100 रुपये में कौन खर्चा चलाता है? तो कम से कम आप इनकम अपनी सही दर्शाएं, ताकि इस बार भास्कर की एक खबर मैंने पढ़ी थी जो कि 2-3 तारीख को प्रकाशित हुई थी। उसमें लिखा गया था कि फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आय प्रमाण पत्र के पैटर्न में बदलाव किया गया है। तो ऐसा ना करें कि सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने पड़े आय प्रमाण पत्र को लेकर, है ना। तो आप अपनी सही आय दिखाएं। यदि आप अपनी इनकम कम दिखाते हैं तो फिर आप उन गरीबों का नुकसान करते हैं जो आरटी के लिए पात्र है। ठीक है, 2.5 लाख तक की लिमिट दी हुई है। 2.5 लाख से अंदर वाला आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके आरटी के तहत फॉर्म भर सकता है। अब डॉक्यूमेंट्स की हमने बात कर ली है। उपरोक्त सभी दस्तावेज बनवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। अब क्या होता है कि कई लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि सर टाइम जो है लास्ट डेट आगे बढ़ जाएगी, लेकिन आप ये इस भरोसे कतई ना बैठे कि डेट आगे बढ़ेगी। आप जो दी गई तारीख है उसे ही अंतिम समझे और अंतिम समझ के आप आवेदन करें।
ठीक है। अब मेरे पास आईटी का टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल को आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं मेरे नंबर में कॉल मैसेज करके, मैं आपको ये टाइम टेबल प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी हमने फेसबुक पेज पे भी इसको डाला हुआ है, फेसबुक प्रोफाइल पे भी डाला हुआ है। अब देखिए, विज्ञापन जारी करना, निदेशालय व संबंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना 2 अप्रैल 2024 तक, यानी कि जो भी स्कूल आरटी के तहत बच्चों को एडमिशन देना चाहता है वो आरटी के उस पर जाके प्रोफाइल अपडेट कर सकता है। अब 2 तारीख की लास्ट डेट हो चलेगी, अब कोई भी नया स्कूल जुड़ नहीं सकता। अब अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना, 3 अप्रैल 2024 से लेकर 21 अप्रैल 2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भविष्य में अगर तारीख बढ़ाई जाती है तो आप हमारे माध्यम से पता चल जाएगा आपको, न्यूज़ और मीडिया के माध्यम से। ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारित करना। दोस्तों, कोई भी आवेदन जब हम करते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि सर हम आवेदन खुलते ही फॉर्म भर देते हैं फिर भी हमारा नंबर नहीं आता, और कई लोग ये कहते हैं कि सर हमने तो लास्ट तारीख में फॉर्म भरा था हमारा नंबर आ गया। तो ये क्या साठ गांठ हुई? दोस्तों, ऐसी कोई साठ गांठ नहीं होती। क्या आपको लगता है कि आपने लास्ट में फॉर्म भरा था आपका आ गया, आपने पहले फॉर्म भरा था आपका नहीं आया, या फिर आपने लास्ट में फॉर्म भरा था आपका नहीं आया और आपने पहले भर दिया आपका आ गया? तो ये कंफ्यूजन कुछ नहीं है। अगर आप लास्ट दिन के अंदर लास्ट सेकंड में, यानी कि रात को 12 बजे तक आरटी की साइट चलती है, आप अगर 11:59 पर भी अपना फॉर्म सबमिट कर रहे हैं ना, तो आपके साथ बराबर व्यवहार किया जाएगा विभाग द्वारा। एक लॉटरी सिस्टम होता है जो कंप्यूटराइज वो लॉटरी निकाली जाती है। एक लॉटरी तो वो होती है जब हम कुछ चीज़ें उछालते हैं, जैसे कि उसमें हमारी पर्ची निकल गई, वो एक लॉटरी सिस्टम होता है। एक सिस्टम होता है जो कंप्यूटर के माध्यम से होता है, कंप्यूटरीकृत होता है, जिसके अंदर लॉटरी के अंदर पारदर्शिता अपनाई जाती है और वो आपको पोर्टल पे दिखाई देता है। ये नहीं है कि आपने विभाग में जाकर रिश्वत दी कि सर मेरे को मेरी लॉटरी नंबर चाहिए, मेरे बच्चे का एडमिशन चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लॉटरी का सिस्टम है, आप चाहे पहले फॉर्म भरो चाहे लास्ट में फॉर्म भरो, नंबर लॉटरी सिस्टम पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि पहले वाले का पहले आएगा बाद वाले का बाद में आएगा ना। तो इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहे आप लोग। 23 अप्रैल को लॉटरी निकल जाएगी। अब लॉटरी निकलने के बाद में क्या होता है, रिपोर्टिंग का कार्य होता है। 5 से 2 वर्ष पहले, मैं पिछले 5 साल से आरटी के फॉर्म भर रहा हूँ, हमारे सेंटर पे आरटी के फॉर्म भरे जाते हैं। 5 साल से पूरा मैं इसको देखता हूँ किस तरीके से विभाग परिवर्तन करता है, नए नियम बनाता है, पुराने नियमों को चेंज करता है। तो अभिभावक द्वारा यानी कि माता पिता द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना। अब एक चीज़ आप निर्धारित जरूर कर लें, आप या तो खुद फॉर्म भर रहे हैं या किसी मित्र या किसी साइबर कैफ से फॉर्म भरवा रहे हैं, ये एक जिम्मेदारी सुनिश्चित कर ले कि आपकी जब लॉटरी खुलती है तो आप तुरंत जाके उसकी रिपोर्टिंग अवश्य करवा लें। यदि आप रिपोर्टिंग नहीं करवाएंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आप सोचे मैंने फॉर्म भर दिया अब मेरे पास कॉल आ जाएगा स्कूल से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको जब तक आरटी की टाइम टेबल ख़त्म नहीं हो जाता, आरटी का जो अंतिम तारीख है 31 अगस्त 2024, आपको तब तक हार नहीं माननी, तब तक आपको कुछ ना कुछ कोशिश करते रहना है। तो अभिभावक द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना, जब लॉटरी खुल जाएगी तो आपको अपना स्कूल चयन करना होगा। जिस भी स्कूल में कम से कम नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 सीट के मुताबिक होता है सिस्टम। आपका नंबर 2 नंबर पे आया तो आप उस स्कूल में रिपोर्टिंग कर लो, किसी स्कूल में 3 नंबर पे आया उस पर कर लो, आपकी चॉइस है। जिस स्कूल में आपको एडमिशन सेलेक्ट करना है उसमें कर लो, होगा सीट के आधार पर ही। मान लीजिए किसी स्कूल में 25 सीटें हैं, 25 में से आपका बच्चा कौन से नंबर पे है तो ही एडमिशन होगा। आप सोचो मेरा बच्चा 50वें नंबर पर आया है तो एडमिशन होना पॉसिबल नहीं है। या फिर ये हो सकता है कि उस स्कूल में 25 सीटें हैं और आपका नंबर 26वां आया है। अब उस स्कूल में आपसे पहले जो 25 नंबर है उसमें से कई बच्चे किसी दूसरे स्कूल में रिपोर्टिंग कर लेते हैं, तो उसमें आपको जगह मिल सकती है, ये एक ऑप्शन होता है। अब आप 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक रिपोर्टिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। अब विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच करना, 23 अप्रैल से ही विद्यालय जांच शुरू कर देता है। जब आप पहली बार किसी स्कूल की रिपोर्टिंग करते हैं, किसी स्कूल को ऑनलाइन जाके सिलेक्ट करते हैं, तो वो स्कूल उस डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल स्टार्ट कर देता है जो आपने डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पर लगवाए हैं, ठीक है। अब वो प्रोसेस चलता है 30 अप्रैल से लेकर 6 मई तक। आप 30 अप्रैल तक फाइनल अपनी रिपोर्टिंग कर लें, उसके बाद में वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है जो कि 6 मई तक चलेगा, 6 मई 2024 तक चलेगा। अब देखिए, आपको 23 अप्रैल से 12 मई तक अगर मान लीजिए स्कूल ने कोई ऑब्जेक्शन आपके दस्तावेज पर लगा दिया है, आपने मान लीजिए कोई डिस्चार्ज कार्ड लगा दिया, मैंने जैसे बताया था कि डिस्चार्ज कार्ड आप लगा सकते हो, तो ये तो पॉसिबल है कि
2 से 3 दिन में जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है। तो आप 23 अप्रैल के बाद जब संशोधन होगा तो संशोधन आप कर सकते हो, उसमें डिस्चार्ज कार्ड की जगह आप अपना वो जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हो। कई लोग राशन कार्ड लगाते हैं तो वहाँ मूल्यांकन अपलोड कर सकते हैं, और आधार कार्ड बच्चे का नहीं है तो आधार अपलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें फैसिलिटी होती है। किसी अनुभवी साइबर कैफे वाले से ही फॉर्म भरवाएं। कई लोग सिर्फ पैसा कमाने के हिसाब से फॉर्म भर देते हैं, घास काट देते हैं, उनको खुद को नॉलेज नहीं होती कि हमें कब क्या करना है। माँ बाप भी वंचित हो जाते हैं और वो भी, ये मित्र वाला भी परेशान होता है। अब 12 मई तक आप संशोधन कर सकते हैं। 23 अप्रैल से लेकर 12 मई तक आपकी दैनिक ड्यूटी बनती है कि आप या तो खुद चेक करें या फिर साइबर कैफे से चेक करवाइए कि आपके आवेदन में क्या कमी है। या फिर कभी कभी स्कूल वाला भी, जो कोई अच्छे स्कूल वाले होते हैं, वो आपको कॉल करके बोलते हैं कि मैडम आपके डॉक्यूमेंट्स में ये कमी है, सर आपके डॉक्यूमेंट्स में ये कमी है, आप इसको सही करवाएं। तो हो जाता है कई बार। अब विद्यालय द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने, बालक द्वारा दस्तावेज रीअपलोड नहीं करने पर, अभिभावक द्वारा संशोधन किए जाने पर सीबीओ द्वारा जांच करना। अब देखिए 23 अप्रैल से लेके 22 तक तो आप 12 तक तो अपने आप रिपोर्ट कर दिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि विद्यालय द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने पर, अब बालक द्वारा दस्तावेज को अपलोड नहीं करने पर, अभिभावक द्वारा संशोधन करने पर सीबीओ द्वारा जांच। यानी कि मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा, स्कूल उसकी जांच नहीं कर पाया, तो विद्यालय रिक्वेस्ट करता है सीबीओ से। अब सीबीओ कोई शिक्षा संकुल का अधिकारी या कोई यूनिट हो सकती है, इसकी मुझे फुल फॉर्म मालूम नहीं चल पा रही, सीबीईओ है ना। तो वो इसकी जांच कर सकता है। वो जांच करने के बाद आपको उसमें एडमिशन कंफर्म भी हो सकता है। अब ये 17 मई तक आपका फाइनल हो चुका है। अब 17 मई के बाद में शेष समस्त आवेदन ऑटो वेरीफाई करना। अब कई स्कूल क्या होता है कि ढील बरतता है, और उनको कई स्कूल के स्टाफ भी इतना सचेत नहीं है, इतने एक्टिव नहीं होते कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच कर ले, तो वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो आप ये ज़रूर देख लें कि आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ है या हो गया है। नहीं हुआ है तो आप स्कूल को बोले कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कीजिएगा, मेरा इतना नंबर है, डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा आप, ऑनलाइन ओरिजिनल और फोटोकॉपी साथ में। वो ऑटो वेरीफाई हो जाएगी 20 मई के आसपास। अब पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटीई सीट पे चयन करना। अब 21 मई से 25 जुलाई 2024 तक जो जो पोर्टल द्वारा उपलब्ध सीट है उस पर आवेदन हो, उस पर चयन होगा। ये कुछ बात की कहानी है, ये आप लोगों के समझ में नहीं आएगी, तो इसे हम रहने देते हैं। तो ये टाइम टेबल था आपका, और भी कुछ आपका कुछ मुझसे छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको पूरी अपडेट दूंगा इस बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और आपको स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, कोई भी आपको पूछताछ करनी हो तो आप सुबह 11 से लेके शाम को 7 बजे तक इंक्वायरी कर सकते हैं। सुबह 11 से पहले और 7 बजे के बाद कृपया कॉल ना करें, क्योंकि कॉल नहीं उठेगा आपका। आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का आपको जल्दी से जवाब दिया जाएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।